नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश में रिवोल्यूशन होता है या तो राजा के निरंकुश शासन के कारण, या किसी के कारण निरंकुश शासन के कारण ही किसी भी देश में रिवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ क्यों। तो वहाँ पे जो राजा हुए थे, बुर्गो वंश के राजा हुआ करते थे, उनके निरंकुश शासन के कारण ही जो वहाँ पे क्या हुआ कि फ्रेंच में या फ्रांस में क्रांति आई। ठीक है। तो ये सब देखिए, पहले हम पहला पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट है 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में बोर्बो राजवंश की तरफ से लुई लुई सोलावा। ध्यान रखिएगा, लुई सोलावा क्या होता है, राजा बनता है। सोलावा राजा बनता है। अब उस समय क्या था, लुई सोलह की उम्र जो थी वो केवल 20 वर्ष थी। कितनी थी? 20 वर्ष थी। तो लुई सोलह की उम्र कितनी थी? 20 वर्ष थी। ये 1774 में राजा बनता है। ध्यान रखिएगा, 1774 में ये राजा बनता है। और उस समय लुई सोलह की जो पत्नी का नाम था, लुई सोलह जो पत्नी का नाम था वो क्या था? एंतो एनेट। एंतो एनेट। एंटोइनेट। मेरी एंटोइनेट इनका पूरा नाम है, मेरी एंटोइनेट। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। क्या है? ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। राजकुमारी। और एक बहुत ही बुरी सलाहकार। मतलब कहने का मतलब ये था कि जब भी राजा को सलाह देती थी या राजा इनकी सलाह को मानते थे तो कुछ ना कुछ बुराई होता था। तो कहने का मतलब बहुत ही बुरी सलाहकार भी थी। मेरी एंटोइनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी और लुई सोलहवा की पत्नी थी। तो वो बोर्बो राजवंश की तरफ से लुई सोलहवा 1774 ईस्वी में राजा बना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, लुई सोलहवां राजा बनता है, तो इसके राज्य में जो आर्थिक स्थिति रहती है वो बहुत ही खराब स्थिति में रहती है। क्योंकि जो पीछे के राजा थे बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे पैसों का स्पेंड किया, मतलब खर्चा किए। जिसकी वजह से पूरा फ्रांस क्या था कि कर्ज में डूबा हुआ था। क्या था? कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन लुई सोलहवां ने भी क्या किया कि अमेरिका के 13 क्या हुआ, उपनिवेशों को आज़ाद कराने के लिए, इंग्लैंड से आज़ाद कराने के लिए साथ दिया। और इस तरह से साथ देने के चक्कर में इंग्लैंड पे 10 सॉरी फ्रांस पे 10 अरब लिब्रो लिब्रो का क्या हो गया, कर्ज हो गया। अब लिब्रो क्या है? तो लिब्रो फ्रांस का उस समय करेंसी हुआ करती थी। फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। फ्रांस के उस समय पैसे का नाम था लिब्रो। ठीक है। तो 10 अरब लिब्रो का कर्ज हो गया था। और जो कर्जदाता थे इससे 10% का ब्याज मांगते थे। क्या करते थे? 10% का ब्याज मांगते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि लुई सोलहवां को कर की बढ़ोतरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से क्रांति का एक वो भी कारण बना। ठीक है। तब समझते हैं। देखिए, अब क्या है कि लुई सोलहवां कर बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब ये समझते हैं कि समाज में कौन कौन से वर्ग थे और कौन सा वर्ग टैक्स देता था, कौन सा वर्ग टैक्स नहीं देता था। तो देखिए क्या है कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। सॉरी, 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था। क्या था? पादरी वर्ग। इनकी संख्या समाज में बहुत कम थी। जबकि सेकेंड वो जो दूसरा वर्ग था वो कुलीन वर्ग था। क्या था? कुलीन वर्ग। इनकी भी संख्या कम थी। और थर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये सामान्य लोग थे। सामान्य लोग की मतलब हो गया कि जो गरीब किसान हो गया, मजदूर हो गए, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए, कर्मचारी हो गया, वकील हो गया, अदालती कर्मचारी हो गए। इस तरह के लोग जो थे सामान्य वर्ग में थे। इनकी संख्या जो थी फ्रांस में 90% थी। लेकिन इनके पास पावर कम थे, इनके पास जमीनें कम थी, चीजें कम थी। जबकि यहाँ पे पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग के पास फ्रांस की 60% लैंड इनके पास एक्वायर थी। अब 40% में इनके पास थी। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 60% लैंड इनके पास थी जबकि 40% इनके पास थी। लेकिन क्या होता था उस समय जो फ्रांस में नियम बने थे, उस नियम के तहत केवल सामान्य वर्ग को ही टैक्स देना होता था।
सामान्य वर्ग ही टैक्स देता था, जबकि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग टैक्स नहीं देता था, ये टैक्स फ्री थे, इनको टैक्स नहीं देना होता था। ठीक है, ध्यान रखिए इनको टैक्स नहीं देना होता था। और सामान्य वर्ग जो थर्ड स्टेट था इनको ही टैक्स देना होता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में टैक्स कौन सा वर्ग देता था, तो थर्ड स्टेट देता था, सामान्य वर्ग देता था। जबकि जो फर्स्ट में पादरी वर्ग था और जो सेकंड कुलीन वर्ग था ये टैक्स नहीं देता था। अब देखिए क्या था कि मतलब कि फ्रांस में दो प्रकार के टैक्स टैक्स भी लगते थे। एक था टाइड और दूसरा था टाइल। दोनों का मतलब समझिएगा एकदम ध्यान से। टाइड जो था ये चर्च के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, जिसको धार्मिक कर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धार्मिक कर। धार्मिक कर के नाम से भी जाना जाता है। जबकि टाइल जो था आपका राज्य के द्वारा ये टैक्स लगाया जाता था। राज्य के द्वारा ये टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे। ये टाइल जो था आपका धार्मिक कर था, एक टाइल जो था वो राजा के द्वारा या राज्य के द्वारा टैक्स के रूप में लिया जाता था। समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो मतलब फ्रांस था, इसकी 1715 ईस्वी में जो इसकी जनसंख्या थी 2.3 करोड़ थी। जबकि ये 1789 आते आते इनकी संख्या बढ़कर 2.8 करोड़ थी। संख्या तो इनकी वृद्धि हुई, लेकिन क्या था कि जो उत्पादन मतलब खाद्य पदार्थों का उत्पादन था उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ। उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ, ना कोई साइंटिफिक मतलब तरीके आए जिससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, ना किसी प्रकार कोई मतलब वृद्धि नहीं हुई। और समय के साथ साथ ओला हो गया, कोहरा हो गया, इसका मार भी गरीबों को झेलना पड़ता था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उत्पादन सही से नहीं हो पा रहा था। उत्पादन क्या हो रहा था? सही से नहीं हो पा रहा था। और जब उत्पादन नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था कि खाद्य पदार्थ जो थे, रोटी थे, इन सब की मूल्य को बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। जिसकी वजह से क्या होता था कि लोगों में एक क्या है निराशा जन राजा के प्रति एक निराशा होने लगी, राजा के प्रति उदासीनता होने लगी, राजा पे विश्वास कम होने लगा। ठीक है। और दूसरा कारण ये क्या था कि जो अमीर वर्ग था उनके हाथ में कारखाने थे, उनके मतलब पास कारखाने थे, तो वो अपने हिसाब से क्या मजदूरी तय करते थे, जो उस समय के महंगाई के लिए उचित नहीं था। मतलब कहने का मतलब कि महंगाई 100 रुपए की थी, लेकिन मजदूरी इनको 70 या 50 के हिसाब से मिलती थी। मतलब मजदूरी कम थी, महंगाई ज्यादा थी, जिससे खर्चा नहीं चल पाता था। इस तरह से लोगों में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। समझ गए। असंतोष की भावना इनके में उत्पन्न हो गई। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे कि कुछ इनके फ्रांस में दार्शनिक भी हुए जो कई तरह के विचार लेकर आए। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे एक दार्शनिक हुए जॉन लाक। जॉन लाक। और एक और थे, इनका नाम था जया जाक। जया जाक रूसो। ठीक है, जया जाक रूसो। दो नाम ध्यान रखिएगा, जॉन लाक तथा जया जाक रूसो। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, या पुस्तक ये इनकी कल्पना थी, जिसमें स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसरों के विचार पे विचार कर रहे थे, आधारित पे समाज पे विचार था इनका। ठीक है, जिनमें इन स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसरों का विचार था, जॉन लाक तथा जया जाक का। ठीक है, इनकी एक पुस्तक भी थी, पुस्तक का नाम है द ट्रीटाइजेज। ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ये जॉन लाक ने लिखी थी। जॉन लाक ने पुस्तक लिखी थी, जिसमें क्या था कि राजा का जो एक मान्यता है, राजा को दैवीय शक्ति प्राप्त है निरंकुश राज करने के लिए, या राज करने के लिए दैवीय शक्ति प्राप्त है। इसका इन्होंने विरोध किया था। इसमें दैवीय अधिकारों या निरंकुश अधिकारों का इन्होंने इसमें क्या है विरोध किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक और पुस्तक थे, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ सॉरी स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस पुस्तक की रचना की थी मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने इस पुस्तक की रचना की थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पुस्तक में लिखा गया था कि विधायिका, कार्यपालिका
तथा न्यायपालिका के बीच में सत्ता का विभाजन होना चाहिए। मतलब ये तीनों के बीच में सत्ता का जब विभाजन होगा, उससे क्या होगा कि शासन प्रशासन अच्छे से चलेगा। ये किसी एक के हाथ में शासन नहीं होना चाहिए। एक हाथ जब हाथ में हो जाता है तो क्या होता है कि वो निरंकुश हो जाता है। इसीलिए इनका विचार ये था मॉन्टेस्क्यू का, जिसमें जो अपने पुस्तक के द्वारा प्रस्तुत किए थे, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने लिखा है कि चीजों में वितरण होना चाहिए, मतलब मतलब विभाजित होना चाहिए, जिससे क्या है कि ये सबके पास शक्तियां रहे और शक्तियों को अच्छे से प्रयोग हो सके। इस चीज के पे लिखे थे मॉन्टेस्क्यू ने। और द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक के बारे में आपको बता ही दी। इन्होंने इसमें लिखा कर राजा के दैवीय और निरंकुश शासन का इन्होंने इसमें विरोध किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि फ्रांस पे कर तो बहुत ज्यादा, टैक्स तो बहुत, मतलब टैक्स तो बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि उस पे डेप्ट बहुत ज्यादा था, कर्ज बहुत ज्यादा था। तो इस डेप्ट को क्या हुआ कि डेप्ट को कम करने के लिए या डेप्ट को चुकाने के लिए क्या होता है कि राजा द्वारा, लुई सोलहवां द्वारा टैक्स लगाया जाता है। लेकिन क्या है कि फ्रांस में जब शुरू में शासन चल रहा था, उसमें एक नियम बना था कि कोई भी एक्साइज टैक्स लगाने से पहले, कोई भी टैक्स लगाने से पहले एक प्रतिनिधि सभा एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी। प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेट के लोग भाग लेंगे। और उसी सभा के द्वारा तय किया जाएगा टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन लुई सोलहवां क्या करते हैं, इसको नहीं बुलाते। और आखिरी बार ये जो प्रतिनिधि सभा बुलाई गई थी, ये 1614 में बुलाई गई थी। तो इन्होंने क्या हुआ कि उस समय नहीं बुलाते, टैक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन बाद में दबाव के कारण 5 मई 1789 को क्या होते हैं कि प्रतिनिधि सभा बुलाई जाती है। प्रतिनिधि सभा क्या होती है, बुलाई जाती है। ध्यान रखिएगा, 5 मई 17, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। 5 मई 1789 में प्रतिनिधि सभा बुलाई जाती है, जिसमें फर्स्ट स्टेट के 300 लोग, सेकेंड स्टेट के 300 लोग और थर्ड स्टेट के 600 लोग भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मतलब पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग से 300 लोग, और सामान्य तौर पर से जो लोग थे उनसे 600 लोग, अतः 40 लोग पत्राचार के द्वारा या लेटर के द्वारा इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इस चीज के लिए क्या किया गया था, जो वर्साय वर्साय पैलेस था, उसको अच्छे से सजाया गया था। और वहां पे क्या हुआ कि ये सभा हुआ था। ये 300 600 1200 लोगों को बैठा के एक साथ ये सभा हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मतलब राजा का ये प्रस्ताव था कि एक स्टेट से एक वोट माना जाएगा, और जैसे फर्स्ट जैसे एक वोट, सेकेंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट। लेकिन इसमें जो थर्ड स्टेट थे, इनका ये विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट माना जाए। मतलब कि 300 लोग हैं तो 300 वोट, 1200 लोग हैं तो 1200 वोट, उस आधार पर निर्णय हो। लेकिन राजा ने ये मानने से क्या हुआ कि निगलेक्ट कर देते, कि मानने से मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो 600 लोग जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इस प्रतिनिधि सभा को छोड़ देते हैं। अब प्रतिनिधि सभा को छोड़ देते हैं, ये आगे क्या करते हैं कि वही वर्साय के पैलेस में ही, वहाँ पैलेस में ही क्या था, एक वर्साय पैलेस में ही एक क्या था कि वो फील्ड रहता है। उसमें क्या होता है कि वहां पे जाते हैं, फील्ड मतलब टेनिस कोर्ट की फील्ड की बात कर रहे हैं। टेनिस कोर्ट टेनिस कोर्ट की बात करें, यहाँ पे सभी लोग जुटते हैं और एक नेशनल असेंबली की गठन करते हैं। क्या करते हैं, नेशनल असेंबली की गठन करते हैं। नेशनल असेंबली की गठन करते हैं यहाँ पे। और सब लोग वचनबद्ध होते हैं कि जब तक राजा के शासन को, मतलब राजा के शक्तियों को कम नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे। इस चीज पे वचन लेते हुए ये नेशनल असेंबली का क्या होता है, गठन होता है। अब गठन होता है, लेकिन इसके एक लीडर, दो लीडर भी थे, ध्यान रखिएगा, मीरा बेयो मीरा बेयो तथा आबे। ये दोनों लीडरों के क्या नेतृत्व में क्या होता है, नेशनल असेंबली का गठन होता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा था, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही थी, उस तरह से क्या है कि पावरोटी, उस समय पावरोटी या यूं कहें रोटी रोटी का भाव बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। इस बात से मतलब आम जनता बहुत परेशान थी, महिलाएं बहुत परेशान थी। और जो दुकानदार थे वो जमाखोरी भी करना शुरू कर दिए थे। क्या कर दिए थे, जमाखोरी शुरू कर दिए थे। इस
चीज से लोग बहुत आक्रोशित थे। उसी समय पता चलता है कि लुई 16वां ने अपने मतलब कि अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो जाके जाके भीड़ में घुस जाए और वहां गोलीबारी करे। तो इस बात से लोग खफा हो जाते हैं, अफवाह फैल जाता है एक तरह से, तो इस बात से लोग खफा हो जाते हैं। और 14 जुलाई 1789 नवासी को बाहर निकलते हैं। और एक वहां पे निरंकुश शासक का एक प्रतीक हुआ करता था, बास्तिल का जेल। बास्तिल का जेल। बास्तिल के जेल को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ये तोड़ देते हैं, यूं कहे कि उसके एक एक ईंट की को उखाड़ देते हैं। और उखाड़ के क्या करते हैं, उसको मार्केट में बेच देते हैं, जो उसको यादगार के रूप में रखना चाहता था। और वहां पे जितने कैदी थे, जो कि कैदियों की संख्या बहुत कम थी, 60 ही थी, उनको वहां से छुड़ा देते हैं। अब बहुत सारे हथियार लूट लेते हैं। ठीक है। इस तरह से उस वास्तु के जेल को क्या अंत कर दिया जाता है, जो एक तरह से राजा के निरंकुश शासन का प्रतीक हुआ करता था। इसको वो तोड़ देते हैं। अब उसी तरह से देहात में भी क्या हुआ, देहात में भी ये हुआ कि जमींदार, अफवाह फैल गई, जमींदार लाठी डंडों से लोगों को मार रहे हैं, उनके खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बात का भी, ये भी बहुत तेजी से फैला, अफवाह बहुत तेजी से फैला। तो लोग क्या गए, इस पे भी आक्रोशित हो गए। और जो भी हाथ में लगा उसके द्वारा, उनके द्वारा वो भी वो बर्बाद किए। जैसे कि अनाज घर लूट लिए गए, कागज पत्तर जला दिए गए, जो करों के कागज थे वो भी जला दिए गए। ये बहुत मतलब अच्छे रूप से ये विरोध किया गया। इस विरोध को देखते हुए क्या करता है कि लुई लुई 16वां क्या करते हैं, नेशनल असेंबली को मान्यता दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कब मान्यता दिया गया था, ये दिया गया 4 अगस्त 1789 ईस्वी में। 1789, 4 अगस्त 1789 ईस्वी में नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया गया। अब 4 अगस्त, ये 4 अगस्त को नेशनल असेंबली क्या करती है, एक बिल पारित करती है। और बिल के अंतर्गत क्या होता है, सामंती व्यवस्था का जो होता है उन्मूलन हो जाता है। इसके अंतर्गत जो पादरी के शक्तियाँ थे, जो धार्मिक कर थे, जो कुलीन वर्ग की शक्तियाँ थी, उनको खत्म कर दिया जाता है। और उनके जो संपत्ति थे वो सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाती है। इस तरह से क्या हो, मतलब कि फ्रांस को 20 अरब लिबरे, 20 अरब लिबरे का फायदा होता है। इतना धन हाथ में सरकार के आ जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे कि फ्रांस कैसे एक राजतंत्र बन गया, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना। तो देखिए 1791 में क्या हुआ, 1791 में क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने क्या किया कि संविधान का प्रारूप बना लिया। संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। अब जैसे संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, इसमें क्या हुआ कि सभी की शक्तियों का वितरण अच्छे से किया गया। इसमें यह तय किया गया कि जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के, 25 वर्ष से अधिक उम्र के तथा 3 दिन के कर को, 3 दिन के कर को, 3 दिन की कमाई को कर को चुकाते हो, उनको क्या किया गया कि सक्रिय नागरिक की दर्जा दी गई। सक्रिय नागरिक की दर्जा दी गई। तथा उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। जबकि बाकी जो महिला पुरुष थे, उनको निष्क्रिय नागरिक की दर्जा दी गई। निष्क्रिय नागरिक की दर्जा दी गई और उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। संविधान का प्रारूप बना। संविधान के तौर पे क्या हुआ कि एक सिस्टम बना, कैसे राजा शासन करेगा, राजा की शक्तियाँ क्या रहेगी, ये सारी चीज बने। न्यायाधीश बने, विधानसभा बना, विधायिका बनी, कार्यपालिका बनी, ये सभी चीजें बनी। इनका निर्वाचन कैसे होगा, ये बनी। उसमें ये भी निश्चित किया गया कि कौन लोग वोट देंगे, कौन लोग नहीं देंगे। तो इसमें ये निश्चित किया गया जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के हों, अतः 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, उनको सक्रिय नागरिक, और बाकी जितने लोग बचे उनको निष्क्रिय नागरिक को दर्जा दिया गया। सक्रिय नागरिक वोट देते थे, जबकि निष्क्रिय नागरिक वोट नहीं देते थे। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि लुई 16वां यहाँ पे क्या करते हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर तो कर देते हैं,
इस संविधान पे हस्ताक्षर के साथ साथ ये अपने पड़ोसी देशों जैसे प्रसा हो गए, प्रसा तथा अन्य देशों से क्या हुआ कि इनकी गुप्त बातें चलने लगी ताकि वो सहायता कर सके ये दोबारा इसमें फ्रांस में संविधान को हटाकर राजतंत्र को पूर्णतः लागू कर सके और एक निरंकुश शासन कर सके। लेकिन इस बात की पता क्या चल किसको चल जाती है? नेशनल असेंबली को चल जाती है। अब जैसे नेशनल असेंबली चल जाती है तो नेशनल असेंबली क्या करती है? अप्रैल 1792, ध्यान रखिएगा, 1792 में एक प्रसा तथा ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। अब ध्यान रखिएगा कि लुईस सोलहवां ने संविधान को मान्यता तो दे दिया, लेकिन एक गुप्त रूप से पड़ोसी देश जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, प्रसा हो गया, इनको भी लग रहा था, इन देशों को भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये आग जो है हमारे देश में फैल जाए, हमारी भी गद्दी चली जाए, यहाँ के भी राजाओं के ही चीज लग रहा था। तो वो चीज को ये भी व्यक्त करना चाहते थे और वो भी चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र लागू रहे, संविधान ना रहे। तो इस चीज को लिए वो सपोर्ट करना चाहते थे, सेना भेजना चाहते थे और सैन्य मदद करना चाहते थे। लेकिन ये बात नेशनल असेंबली को पता चल जाती है और नेशनल असेंबली पर अप्रैल 1792 में इनके विरुद्ध वो युद्ध की घोषणा शुरू कर देती है, युद्ध की घोषणा कर देती है। यहाँ पे लोग सेना में खुद ही शामिल होने लगे। लोगों को लगने लगा कि मतलब हम एक देशभक्ति के तौर पे हम यहाँ पे लड़ेंगे और कहने का मतलब कि राजतंत्र को उखाड़ कर फेंक देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जब पढ़ेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि लुईस सोलहवां को फांसी दे दिया जाता है। लुईस सोलहवां को क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा दोषी पाया जाता है, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया जाता है और इसको 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया। लुईस सोलहवां को फांसी दे दिया गया और वही हाल इनकी पत्नी मेरी एंटोनेट एंटो एनएच के साथ भी हुआ। इनको भी यही असर हुआ, इनको भी फांसी दे दिया गया। देखिए दो चीजें हुई। अब आगे जब बढ़ेंगे तो अगला एक नया सेशन शुरू होगा, आतंक राज। आतंक राज के नाम से जाना जाता है, जो 1793 से लेके 1794 तक चला। इसमें एक रोबेस्पियर नाम का एक व्यक्ति था जो दंड संहिता नियंत्रण और दंड संहिता का नीति अपनाया, नियंत्रण तथा दंड संहिता का नीति अपनाया, ध्यान रखिएगा। अब दंड संहिता का नीति अपनाने का मतलब ये था कि जो भी इनके खिलाफ, जो भी मतलब फ्रांस के खिलाफ या एक राजा का पक्ष में बोलने का प्रयास करता था, उसको गुलेटिन नाम के एक मशीन थी, गिलोटिन। क्या मशीन का नाम था? गिलोटिन। गिलोटिन नाम की एक मशीन थी, उसमें क्या होता था कि ऊपर से एक आरा जैसा गिरता था गले पे और एक झटके में ही गला को उड़ा देता था। तो उस मशीन से उनको क्या होता था कि मार डाला जाता था, कोई भी हो उसको उस मशीन से ही मार डाला जाता था। तो इस चीज का भी क्या है कि बहुत ज्यादा होने लगा, मतलब जो भी इस पार्टी के विरोध करता था या जो भी क्या है कि बढ़ती कीमतों को विरोध करता था या जो भी राजा का साथ देने के लिए कहता था, उसको क्या होता है, फांसी दे दिया जाता था, न मार दिया जाता था इसी गिलोटिन के माध्यम से। अब गिलोटिन का आविष्कार कौन किया था? डॉक्टर गिलोटिन नाम के व्यक्ति ने किया था। मतलब रोबेस्पियर का बहुत ज्यादा आतंक फैल गया, मतलब एकदम लोग डरने लगे, कोई भी चीज बोलने से पहले 10 बार सोचने लगे। इतनी शक्ति थी कि जिसको मतलब पूछिए मत, जनता त्राही त्राही करने लगी। तो जुलाई, अब याद रखेंगे, जुलाई 1794, जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को भी क्या होता है कि न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को भी क्या होता है, दोषी ठहराया जाता है। ये भी दोषी ठहराया जाता है। इसको भी जिस गिलोटिन से लोगों को मारता था, इसको भी उसी गिलोटिन से क्या किया गया, मार डाला गया। इसको भी सजा दे दिया गया उसी गिलोटिन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखेंगे तो आगे अब जैकोबिन जो समय था उसका, जैकोबिन तो खत्म हो गए। अब इसके बाद मध्यम वर्ग के लोग वहां पे क्या हुआ कि नए संविधान के साथ राज करने लगे, नया संविधान बन गया, मध्यम वर्ग क्या करने लगे, राज करने लगे।
जिसमें महिलाओं को भी थोड़ा सा मतलब मिलने लगा, आज़ादी मिलने लगा, महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ के बढ़ने लगी। दस इन्होंने एक क्लब भी बनाया था महिलाओं ने, जो फेमस क्लब था, याद रखिएगा, द सोसाइटी टी ऑफ मरी एंड एंड रिपब्लिकन वुमेन। इसके तहत महिलाएं भी क्या हुआ, अपना अधिकार मांगने लगी, मतलब उनसे कहने लगी हमें भी समाज के तौर पर पूरा अधिकार चाहिए, समाज में वोट देने का अधिकार चाहिए, राजनीतिक अधिकार चाहिए, सांस्कृतिक अधिकार चाहिए, सभी तरह का अधिकार चाहिए। ठीक है। अब देखेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। किसी भी काम कराने के लिए, जैसे कि बागान में काम कराना है या कहीं भी काम कराने के लिए, तो उसमें क्या होता था कि अमेरिका या अमेरिका वाले क्षेत्र से क्या होता था कि दास को बुलाया जाता था, दास को खरीदा जाता था, और उस दास से ही क्या होता था, काम कराया जाता था। लेकिन इस दास प्रथा को 1794 में सभी दासों को मुक्त कर दिया गया, एक बिल पारित किया गया कन्वेंशन में, और 1794 में सभी दासों को क्या किया गया, मुक्त कर दिया गया, ये दास प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है। लेकिन जैसे ही आगे फिर से क्या कहते हैं कि वो, उनका नाम हुआ, ध्यान रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, तो उन्होंने फिर से दास प्रथा को चालू कर दिया। दास प्रथा को क्या कर दिया कि चालू कर दिया। लेकिन फाइनल रूप से दास प्रथा को फ्रांस में 1848 में दास प्रथा का अंत हो जाता है। अब अगले वीडियो में दोस्तों देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर करना आप भूलें।